नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप सभी को सभी क्वेश्चंस पूरे रूप से समझ में आ जाएगा। और तो और दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए नोट्स बनाएं। साथ ही आप सभी को नोट्स बनाने के दौरान आप सभी का रिविजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आईएएस नीतीश्वर कुमार, ऑप्शन बी आईएएस मनोज कुमार, ऑप्शन सी आईएएस राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी आईएएस अनमोल त्यागी। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, आईएएस नीतीश्वर कुमार। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई के सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा। आईएएस अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा की रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के सीडीओ थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए 2 सितंबर, ऑप्शन बी 4 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 6 सितंबर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 7 सितंबर। ऑप्शन सी 7 सितंबर राइट आंसर। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किए। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्तावित पारित 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। 5 सितंबर, 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 सितंबर, ऑप्शन डी 10 जनवरी। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आप हमें बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर एक साल। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं कि शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षा दिवस का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देने में सभी शिक्षकों के योगदान को महत्व देना है। ध्यान दीजिएगा। इस दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती और छात्रों को स्कूल जाना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, किस देश के वित्त मंत्री और संचार युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर नेपाल।
चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम प्रस्तुत किया, जिसे 4 सितंबर देर शाम स्वीकार कर लिया गया। युवराज खटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 के ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर भारत। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देखते हैं। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के इस दौरे में खेले और आगे के रास्ते के प्रभाव का आकलन किया। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे, उनके पास ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? ऑप्शन ए विरुधुनगर, ऑप्शन बी करूर, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी कृष्णगिरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर विरुधुनगर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम है। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयां, प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कि जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अजय देवगन, ऑप्शन डी सनी देओल। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर आयुष्मान खुराना। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी हैं। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर रूस। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गौरतलब है कि वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसी ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनाव की स्थिति बनी है। तुर्की की तरफ से जारी 9वें नोटिस के अनुसार इस रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 22 सितंबर 2020 और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। तुर्की की यह घोषणा अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निम्न में से किसको बैंक का प्रबंधक निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ बनाए जाने के लिए अपनी ऑप्शन ए मुरली
रामाकृष्णन, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल त्यागी, ऑप्शन डी मोहन कुमार। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, मुरली रामाकृष्णन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुरली रामाकृष्णन, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामाकृष्णन को बैंक का प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए रख जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावित होगी। ध्यान दीजिएगा, रामाकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक रणनीतिक परियोजना समूह के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामाकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, आज का अंतिम प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर, इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथा स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसी सूची में झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां और हिमाचल प्रदेश को 7वां, राजस्थान को 8वां, पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कौटिल्य सत्या एजुकेशन की तरफ से YouTube पे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को बताया जाता है। और दोस्तों आज भी आप सभी को बताया गया 8 सितंबर 2020 का। तो ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जो मैं पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड कराता हूं उस पीडीएफ फाइल को आप एक नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से दोस्तों आप सभी का क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस याद कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन को दबाते नहीं है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, इस कारण से बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। नमस्कार।